जी, अब आवाज़ और बोर्ड क्लियर है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कीजिएगा। मुस्कान, फिरदौस, नाज़िया, महमूद और फरहा। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर हैं? ठीक। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी आवाज़ में और बोर्ड में। अब जो है वो दोनों चीज़ें क्या हैं, एक अपने इख्तियार में है। ठीक है, चलिए फिर आज की जो चलिए फिर बहुत बहुत इस्तकबाल है आप लोगों का आज की अपनी एक नई क्लास में। और आज हम लोग आपको हमने कल ही बता दिया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे अहद उस्ता हिंद आर्यई, जिसे हम लोग जानते हैं उर्दू जबान के आगाज और इर्तिका के हवाले से मध्यकाल, यानी कि हम इसे कहते हैं मेडिवल। अगर हम तारीख के पश मंजर में जाएं, क्योंकि अहद का मतलब होता है दौर या काल, और वुस्ता का मतलब होता है मध्य। और हिंद आर्यई आपको पता है कि ये एक खानदान है, उसी के ताल्लुक से हम लोग उसके मध्यकाल को हम लोग समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। और इसका टाइम पीरियड मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर बता देता हूँ। 500 काफ मीम यानी कि 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक, यानी कि तकरीबन 1500 साल का वक्त है, जो क्या है हमारा मध्यकाल है, मेडिवल है, अहद वुस्ता है। और अभी तक तीनों काल में, यानी कि कदीम, अहद वुस्ता और जदीद, इन तीनों में जो है वो सबसे ज्यादा किसका टाइम पीरियड है? अहद वुस्ता का। एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये जो 1500 साल हैं हमारे, इनको हम लोगों ने तीन इदवार में क्या किया है? तकसीम किया गया है। तकसीम कैसे किया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। 500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह से लेके सने ईसवी तक, ये हम मान सकते हैं 100 ईसवी तक। ये हमारा पहला पहला प्राकृत है, या कह सकते हैं पहले प्राकृत का दौर है। इसके बाद दूसरा 100 ईसवी से लेके 500 ईसवी तक। उसके बाद तीसरा 500 से लेके 1000 ईसवी तक। ये पहले ही प्राकृत हुई, ये वाली जो हमारे ऊपर आपको दिखाई दे रही है, 500 से लेके और 100 तक, ये वाली, ये पहली प्राकृत का दौर है। ये नीचे वाला 100 से लेके 500 तक, ये दूसरी प्राकृत है। और ये नीचे वाली जो सबसे लास्ट वाली है, ये हमारी तीसरी प्राकृत है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं अभ्रंश का दौर। और अभ्रंश है, कौन सी जबान निकली है? सूरसैनी अभ्रंश। मैंने कल आपको एक जमानी तरतीब से जो है वो एक लिखवाई थी सीरीज आपको, आप लोगों ने उम्मीद है वो पढ़ी होगी, वो समझी होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है, इन तीन दौर पे जो है वो क्या होगी? मबनी होगी। इन तीन दौर पे जो है वो डिपेंड होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी तारीख में लेना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है मध्यकाल जो हमारा शुरू होता है प्राचीन के बाद, वो कब से शुरू होता है? 1712 ईस्वी में। और कब शुरू होता है? जब मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रास्ते से, किसके रास्ते से? सिंध के रास्ते से आया था हिंदुस्तान। और कहा जाता है कि यही पहला मुसलमान था जो सिंध के रास्ते हिंदुस्तान आया था। तो इसी के दौर से, यानी कि 712 से लेके और बहादुर शाह जफर तक, 1857 की क्रांति तक, क्योंकि उसके बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेजों ने। तो हम तारीख का जो मध्यकाल है वो 712 से लेके 1857 तक मानते हैं। हालांकि बाज लोग जो है वो औरंगजेब जब तक बादशाह था तब तक ही मेडिवल को मानते हैं। तो एक मेडिवल तो ये हुआ, ये है तारीख के हिसाब से, यानी कि हिस्ट्री के हिसाब से। हम जो पढ़ने वाले हैं आज, जो प्राकृत दौर पढ़ने वाले हैं, अहद वुस्ता दौर पढ़ने वाले हैं, वो हमारा जबान के लिहाज से है।
और इसीलिए हम लोग जो अपनी पहली, या कह सकते हैं पहली प्राकृत को पढ़ते हैं, उसका जो दौर शुरू होता है वो हमारे लिए होता है 500 से लेके 100 तक। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये 500 से लेके 1 ईस्वी तक भी मिलता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है। चलिए फिर, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, अहद वुस्ता में पहली प्राकृत का दौर। ठीक है, क्या? पहली प्राकृत। प्राकृत के मायने मैंने आपको कल बता दिए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्राकृत का मतलब होता है प्राकृतिक, जो चीज हमें प्रकृति से मिली है, जैसे नेचुरल है, जैसे हवा, पानी, ये सब क्या है, ये सारी चीजें फितरी हैं। तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फितरी जबान। फितरी जबान, फितरी का मतलब होता है चीजें एकदम नेचुरल होती हैं। और ये जबान भी क्या हुई, एकदम नेचुरल ही पैदा हुई। वो क्यों हुई? मैंने आपको कल बताया था कि जब संस्कृत में उसूल और आदाब कायम कर दिए गए और निचले तबके को, लोगों को क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया, और उन्होंने जो है वो एक टकसाली जबान से एक नई जबान पैदा की, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत। और इस प्राकृत जबान को फरोग देने में दो लोगों का बहुत अहम योगदान था, बहुत अहम हिस्सेदारी थी। और वो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, एक थे महावीर स्वामी और दूसरे थे गौतम बुद्ध। क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड है वो इसी टाइम पीरियड के इर्द गिर्द घूमता है। और उन्होंने अपने मजहब को प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, या अपने मजहब की तबलीग करने के लिए इन दोनों जबानों का जो है वो, इन दोनों जबानों का ही क्या हुआ, इस्तेमाल किया। और इसीलिए क्या किया उन्होंने, जो है वो अपनी मजहब को इस जबान में लोगों तक पहुंचाया। और जब ये जबान लोगों तक पहुंची और ये जबान जो है वो आवाम के बीच में पहुंची, तो ये क्या होने लगी, मकबूल होने लगी। क्योंकि जब कोई चीज उन्हें नई जबान मिलती है और नई जबान से वो लोग कुछ इस्तिफादा हासिल करते हैं, तो उससे जो है वो उनके जो कम्युनिकेशन है, उनका जो डेवलप है, उनकी जो जज्बात है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मेल खाते हैं, और वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। इसीलिए जो हमारी प्राकृत है और हमारी जो पहली प्राकृत है, ध्यान रखना, पहली प्राकृत, फितरी जबान जो है वो हमारी पहली प्राकृत है। और इसमें, ये तो जबान हुई पहली प्राकृत। अब पहली प्राकृत में जो अदब लिखा गया, जैसे आपको पता होगा विनय पिटक है, त्रिपिटक है, सत्तु पिटक है, ये सारे क्या है, धर्मों के ग्रंथ हैं। तो ये जब अदबी रूप में आई, क्योंकि जबान जब अदबी रूप में आती है उसे हम लोग लिटरेचर बोलते हैं। यानी कि जिस जबान में कोई लिटरेचर लिखा गया, कुछ अदब लिखा गया, हम उसे कहते हैं अदबी। तो पहली प्राकृत जो जबान थी, उसका जो अदबी रूप था वो था हमारा पाली। पाली, यानी कि पाली जबान में जो है वो इनकी किताबें लिखी गई। और पहली प्राकृत को आवाम के बीच जब मकबूल होने लगी, तो उसे हमने नाम दिया किसका, पाली का। हालांकि पाली जो है वो पहले से भी थी। अगर पूछा जाए कि पाली का पुराना नाम क्या है, यानी कि पाली का कदीम नाम क्या है, तब इसका नाम होगा मागधी। क्या होगा, मागधी। और मैंने कल आपको बताया भी था कि अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, मालवी का अग्निमित्रम, ये उसके दिगेर, और भी जितने भी नाटक लिखे गए, उसमें जो छोटे तबके के लोगों को जबान दी गई थी, जो उसमें छोटे किरदार निभाते थे, उसमें मागधी का इस्तेमाल करते थे। किसका माग करते थे, मागधी का। और इसीलिए जब ये पाली रूप अदब में आई और इसका पुराना नाम हमने मागधी पढ़ा, तो इसीलिए हमने इसे दूसरा नाम दिया, और उसका नाम दिया हमने इब्तिदाई प्राकृत। पहली प्राकृत कह ले या इब्तिदाई प्राकृत कह ले, बात जो है वो दोनों ही सेम है। और इब्तिदाई प्राकृत और अदबी प्राकृत के हम हमें जो सबसे पहले नमूने देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें किसमें, अशोक के लाट में या अशोक के स्तंभों में। आपको पता होगा अशोक कौन था, सभी को पता है, अशोक के लाट में। लाट कहते हैं स्तंभों को, जो उसने स्तंभ का भी निर्माण कराया, स्तंभ का भी निर्माण कराया, अभिलेख शिलालेख जो है वो उसने काम की। तो जो पाली जबान थी
जो अदब के लिहाज से थी, उसने जो है उनको स्तंभों पे क्या करवाया, रचवाया। हाँ, एक सम्राट था मौर्य साम्राज्य का, और कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट था अशोक, उसने जो है वो एक युद्ध लड़ा, एक जंग लड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं कलिंग। कभी कभी एग्जाम में कलिंग की राजधानी पूछ लेता है, तो याद रख लेना, कलिंग की राजधानी है तोसली। और ये जो जंग हुई अशोक में और तोसली के राजा में, वो किसके लिए हुई थी, वो हुई थी हाथी के लिए। तोसली का जो राजा था वो अशोक को हाथी नहीं दे रहा था, तो इसलिए उसने जो है वो क्या किया, उस पर आक्रमण कर दिया, उस पर हमला कर दिया। और तोसली कहाँ है, साउथ इंडिया के नीचे की तरफ है। जब आप लोग इधर पुडुचेरी के आसपास के इलाके में जाएंगे, वहां पर तोसली है, पूर्वी तट पर है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है तोसली। और मगध कहाँ था, मगध भी पूर्वी में ही था, पश्चिम बंगाल के आसपास का इलाका जो है, वहां पर उस वक्त क्या था, मगध था। और इसने जो है वहां पर जाके आतंक मचाया, और वहां पर जाकर जो है वो बहुत इतना युद्ध लड़ा, इतना युद्ध लड़ा कि उसके बाद उसने कोई युद्ध लड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसने इरादा कर लिया, उसने नियत कर ली कि अब से जो है मैं कोई भी जंग नहीं लड़ूंगा। और इसीलिए उसने क्या किया, युद्ध की नीति को छोड़कर एक धर्म की नीति अपनाई। धर्म से मतलब होता है धर्म की नीति अपनाई। धर्म को छोड़ के उसने धर्म की नीति अपनाई, और अपने धर्म और प्रचार के लिए इसी जबान का इस्तेमाल किया, प्राकृत का। और फिर इसी काल में ही आपको पता है कि धर्म को लेके बहुत सारी चीजें दिया हुई फैल गई, और बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को इसने रिस्पेक्ट दी, लेकिन बौद्ध धर्म को ज्यादा दी। और बौद्ध धर्म का जितना भी ग्रंथ है वो ज्यादातर पाली जबान में ही लिखा गया है। आप पढ़ेंगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा विनय पिटक, सत्तु पिटक, ठीक है, त्रिरत्न पढ़े होंगे आपने। तो इनसे क्या होता है, इससे भाषा का विकास हुआ, इससे भाषा जो है वो अलग अलग मजहब में या अलग अलग लोकों में जो है वो पहुंच गई। तो यहीं से जो है वो हमारी पहली प्राकृत जो है वो इन्हीं दो चीजों पर मबनी होती है, या तो महावीर स्वामी की किताबों पे, उसके धर्म प्रचार पे, और गौतम बुद्ध के, और दूसरा ये है अशोक के लाट या अशोक के स्तंभों से हमें पाली के बारे में जो है वो पता चलता है। और पाली जो है वो पहली प्राकृत की जबान होती है। और पाली जो जबान है, मैंने आपको पहले ही बताया, पाली जो है वो बौद्ध धर्म की या बुद्ध धर्म की बुनियादी जबान है। बुनियादी का मतलब होता है कि उनका जितना भी कल्चर है, जितना भी आ, चीजें हैं, वो सारी इसी में ही है। अब कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है दो लिपि के बारे में, एक होती है खरोष्टी और एक होती है ब्रह्म। ये लिपि है, मैंने कल भी आपको बताया था, लिपि में और भाषा में फर्क होता है। खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि आज तक जो है वो पढ़ी नहीं गई है। हाँ, अशोक के स्तंभ जो है वो पढ़ लिए गए हैं, तकरीबन 1836 के आसपास पढ़े गए हैं। जेम्स ने पढ़े हैं, विलियम जेम्स नाम है कुछ उनका, ठीक है। तो जब ये खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं भी है। और ये फिर जो है वो अलग में चला जाता है। और हमें जो कहाँ पे करना है, हमें पढ़ना है उर्दू अदब के हवाले से। तो ये जो अशोक का दौर खत्म होता है, तब हमारा एक दूसरा दौर शुरू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दूसरी प्राकृत। दूसरी प्राकृत, और दूसरी प्राकृत का जो दौर है वो है 1 ईस्वी से लेके या 100 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। अब हम लोग ईस्वी में आ गए। कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, सर ईस्वी में और कबल मसीह से टाइम चलता कैसे है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए आप यहाँ पे हैं, ये जो रेड सर्कल आपके लिए हुआ है, मान के चलिए आप यहाँ पे हैं। अब एक रास्ता ऐसे जाता है और एक रास्ता ऐसे जाता है। ये जो टाइम पीरियड है ये 0 मान लीजिए आप। आपने मैथमेटिक में पढ़ा होगा माइनस में और प्लस में। तो अगर हम टाइम के लेफ्ट की तरफ को जाते हैं तो टाइम घटता है, और अगर हम टाइम के आगे को जाएंगे तो टाइम बढ़ता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये कबल मसीह कहलाता है, काफ मीम। यानी कि ये काफ मीम का मतलब होता है ईसा मसीह से कबल का वक्त। ईसा पूर्व कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अब जो इधर है
राइट में है वो आ जाता है हमारा ईस्वी में, सने ईस्वी में, जो टाइम आगे बढ़ता है। जैसे ये वाला वक्त हम लोग मान के चले, ये वक्त हमारा अब यहां से शुरू होगा 1 से लेके 500 तक, ये हम लोग यहाँ पे मानते हैं। और जो हमने अभी पढ़ा वो हमने यहाँ से पढ़ा 500 से लेके ईस्वी तक, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 500 कबल मसीह से लेके 500 ईसा मसीह तक का जो टाइम पीरियड है, ये हमारा हो गया 1000 साल। ठीक है, 1000 साल। तो अब ये आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप जब हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो ये चीजें जो है वो आपको समझनी होगी, ये चीजें जो है वो आपको आनी चाहिए। तो ये जो जीरो है यहाँ पर हमारे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उसी से जो है वो एक गार्गियन कैलेंडर बना, और उसी गार्गियन कैलेंडर से हम लोग आज 2024 में हैं। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में चलती है हिजरी, और अभी वर्तमान में 1444 या 1445 हिजरी जो है वो चल रही है। तो ये हुई आपकी दूसरी प्राकृत। जब दूसरी प्राकृत आई और समाज में एक नई जबान का रुझान आने लगा, तो इसको जो क्या किया, और अच्छे से समझने के लिए हमने इसको अलग अलग टुकड़ों में क्या कर लिया, तकसीम कर लिया। और जब दूसरी प्राकृत लोगों के सामने आई, तो इसे हमने और अच्छे से समझने के लिए 5 हिस्सों में क्या कर लिया, तकसीम कर लिया, क्योंकि ये इलाकाई हिस्सों में जो है वो तकसीम हो गई। जैसे सबसे पहले आई हमारी महाराष्ट्री। क्या आई? महाराष्ट्री। महाराष्ट्री। और महाराष्ट्र कहाँ था उस वक्त? महाराष्ट्र था जुनूब में। जुनूब कहते हैं हम लोग साउथ इंडिया को। तो एक इलाका हमने तय कर दिया जुनूब, यानी कि उस वक्त महाराष्ट्र कहाँ में था? साउथ में था। एक इलाके के बाद हमारे पास दूसरी आई, या दूसरी प्राकृत हमने जो नाम दिया वो दिया सूरसैनी। सैनी। और में स्टार बना के लिख लेना बेटा इस पे, सूरसैनी। इसका इलाका पूछा जाता है कहाँ का है, तो इसका इलाका मथुरा का था। तो पहला हमने महाराष्ट्र करा। दूसरा जो हमारे पास सूरसैनी आई, वो कहाँ पे हमें मिली? वो हमें मिली मथुरा में। और इसी मथुरा से चल के हमारे सामने तीसरे दौर में एक और जबान आएगी, जिसको हम लोग जानते हैं सूरसैनी अपभ्रंश, जो मैंने आपको कल में बताया था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का ही जो है वो बराह रास्त उर्दू से ताल्लुक है। इसके बाद आती है मगधी। उसके बाद आती है मगधी। इसका जो इलाका था वो था मशरकी हिंदुस्तान। मशरिक से मुराद होता है पूर्वी हिंदुस्तान। तो मशरकी हिंदुस्तान, मशरकी हिंदुस्तान, मशरकी हिंदुस्तान, ये इस तरफ का ईस्ट वाला एरिया जो होता है उस तरफ का। इसके बाद चौथा आता है अर्ध मगधी। अर्ध मगधी। अर्ध मगधी। इसका था मशरकी यूपी। मशरकी यूपी या मशरकी उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं। मशरकी उत्तर प्रदेश ये पीलीभीत, बहराइच, इस तरफ का एरिया, सोनभद्र वाला जो एरिया है उसको, जहां पर आप लोग आज भी भोजपुरी ये देखते हैं, ये उसी तरफ का इलाका है। अर्ध मगधी यानी कि मशरकी यूपी। मशरकी यूपी। तो ये 4 हिस्से हो गए। महाराष्ट्र क्या हो गया? जुनूब यानी कि दक्कन वाला। सूरसैनी हो गया मथुरा। और मगधी हो गया हमारा मशरकी हिंदुस्तान। और अर्ध मगधी जो हो गया वो हमारा हो गया मशरकी यूपी। अभी सिर्फ मैं आपको एक पर्टिकुलर जगह लिखवा रहा हूं। अभी जब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे अपभ्रंश में, तब आपको ये भी पता चलेगा कि मशरकी हिंदुस्तान में कौन कौन सी चीजें आती हैं या कौन कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है। इसी के अलावा अर्ध मगधी में भी मशरकी यूपी और मगरिबी यूपी, इन सब के बारे में जो है वो आपको बताया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें मगधी के बारे में, इसकी मशरकी हिंदुस्तान है, तो मशरकी हिंदुस्तान की हमारे पास 3 जबानें हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब आप जब मैप में देखेंगे
तो छत्तीसगढ़ी हमारा कहाँ पे जाता है, पूर्व की तरफ जाता है। तो वो सारी चीजें हम लोग आगे वाले दौर में जो है पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ इलाका तय कर रहे हैं, ठीक है। इन इलाकों में कौन कौन सी बोली, कौन कौन सी जबान है, वो हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट और हमारा आता है पांचवा, जिसे हम लोग कहते हैं पिशाची। पिशा जी, पिशाची का मतलब आपको पता है, वो लोग जो क्या होते हैं, भूत होते हैं, जो प्रेत होते हैं। अगर आज की जबान में कहा जाए तो जोम्बीज होते हैं। आप लोगों ने जोम्बीज का नाम सुना होगा। तो पिशाची जो है वो जोम्बीज की, भूत प्रेतों वाली क्या थी, जबान थी। और ये वाला जो इलाका था वो कहाँ था, कश्मीर और पंजाब में था, कश्मीर और पंजाब में। और ये जो पंजाब है, ये शुरू से ही एक ऐसी जगह पे रहा है जहां पर विदेशों का या बाहरी लोगों का या बैरूनी लोगों का आगमन रहा है। क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो नीचे से क्या है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसलिए हम लोग कहते हैं उसे प्रायद्वीप भारत। तो भारत में जो आने की एक ही जगह थी वो पंजाब थी। क्या थी, पंजाब। आप अगर देखेंगे, जब महमूद गजनवी आया, या महमूद गजनवी से पहले भी बहुत सारे लोग आए, जैसे अलप्तगीन आया, सुबुतगीन आया, मोहम्मद बिन कासिम आए, ये सारे के सारे पंजाब के रास्ते से आए, सिंध के रास्ते से ही ये सारे लोग आए। सिंध जो है वो पाकिस्तान में भी पड़ता है, लेकिन अब जो है वो हमारा हिंदुस्तान में भी है। और आपने देखा होगा कि बाबर भी जो है वो समरकंद से होते हुए इसी रास्ते से आया। तो पंजाब जो है वो बहुत मुश्किलों से गुजरा हुआ रहा है। और आज भी आप लोग देखते हैं कि जब इस पे कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसी से जो है वो लोग आते हैं, जैसे अभी पठानकोट हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो सिंध है, इसीलिए जो है वो महमूद शिरानी ने और सैयद सुलेमान नदवी ने, दोनों ने उर्दू के आगाज और इर्तिका में जब अपने नजरियात पेश किए हैं, तो एक ने पंजाब को बताया है, हाफिज महमूद शिरानी ने, और सिंध में जो है वो किसने बताया, सैयद सुलेमान नदवी ने। इन दोनों की दो किताबें हैं। पंजाब में उर्दू 1928 में लिखी गई, 1928 में लिखी गई है। और सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ है नकूस सुलेमानी, जो 1939 में लिखी गई है, यानी कि 1939 में लिखी गई है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे वाली क्लास में कराऊंगा, अभी जो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। तो ये जो पंजाब का नजरिया पेश किया है हाफिज महमूद शिरानी ने अपनी तसनीफ में कहा है, और उसको पेश करने के लिए उसने दो दलाइल जो है वो पेश किए हैं। क्योंकि आपको पता है पंजाबी जबान भी है हमारे कल्चर में, हमारे लिटरेचर में, हमारे अदब में। तो पंजाबी में और उर्दू में तकरीबन 60% ऐसी चीजें हैं जो यकसा हैं, जो एक दूसरे से क्या रखती हैं, मुशाबहत रखती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जब आपको मैं पंजाब में उर्दू का नजरिया पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में और तफसील से बताऊंगा। तो हाफिज महमूद शिरानी का जो नजरिया है वो इसीलिए कारआमद है, इसलिए अहम माना जाता है, क्योंकि मुसलमानों की जो आगमन हुआ है, मुसलमानों का जो आगाज हुआ है, वो ज्यादातर पंजाब से ही हुआ है। और महमूद गजनवी ने अपना जो पहला दारुल सल्तनत था वो किसको बनाया था, पंजाब को ही बनाया था। क्योंकि आपको पता है महमूद गजनवी के जो सुल्तान थे, उन्होंने तकरीबन 170 साल हुकूमत की है, कहाँ पर, पंजाब में। और 1022 ईस्वी में उसने अपना जो दारुल सल्तनत है, या अपनी जो कैपिटल है, वो लाहौर को बनाया। और लाहौर के बाद जब 1193 में जब तेराइन का युद्ध हुआ, जब मोहम्मद वो सॉरी 1192 में जब तेराइन का दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी में और पृथ्वीराज चौहान में, तब जाके जो है वो लाहौर से सल्तनत कहाँ आई, दिल्ली आई। कौन लेकर आया, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने दिल्ली में आके किसकी स्थापना की, किसकी बुनियाद डाली, गुलाम वंश की, यानी कि गुलाम डायनेस्टी की। जब जाके हमारी दिल्ली जो है वो आबाद होनी शुरू हुई। इसलिए दिल्ली में जो है वो बाद में उर्दू आई, पहले पंजाब में भी रही। उसके बारे में थोड़ी सी आगे गुफ्तगू करेंगे। अभी हम लोग जो है वो यहीं पर आ जाते हैं वापस। पहली प्राकृत हो गई। दूसरी प्राकृत में हमने ये सारी चीजें जो है वो पढ़ी।
महाराष्ट्री, सूरसैनी, मगधी, अर्ध मगधी और पिशादी, इनके इलाके जो है वो मुतय्यन कर दिए गए। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इस जबानें जो है वो और आगे जाने लगी। अब जाहिर सी बात है, जब और आगे जाने लगेगी तो वहां पर पहले से ही कोई जबान होगी। जैसे संस्कृत से प्राकृत आई, प्राकृत से फिर हमने इलाका वाइज बांटा। अब ये जब दूसरी जबान में जाके मिक्सचर हुई तो ये क्या हो गई, ये बिगड़ गई। क्या हो गई, बिगड़ गई। और इसीलिए जो तीसरा दौर शुरू हुआ, प्राकृत का तीसरा दौर शुरू हुआ, उसे हमने कहा अपभ्रंश। क्या कहा, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के मायने ही क्या होता है, बिगड़ी हुई जबान। अपभ्रंश के मायने ही क्या होता है, बिगड़ी हुई जबान, बिगड़ी हुई जबान। और ये जो अपभ्रंश शुरू हुई या जो तीसरा दौर हुआ, वो शुरू होता है 500 से लेके 1000 ईस्वी तक। अगर हम इसे तारीख के पस मंजर में देखें तो यहीं पर तारीख में जो सबसे आखिरी बादशाह था या आखिरी सुल्तान था, उसका भी इख्तिताम होता है। और वो कौन था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन माना जाता है हिंदी इतिहास में कि वो आखिरी हिंदू सम्राट था जिसने हिंदुस्तान पर क्या कर रखा था, शासन किया था, जिसके पास अपनी सत्ता थी, हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन जो था वो शुमाल में था, दक्कन की तरफ बहुत सारे थे, जैसे चोल, चेर, पांडे, ठीक है, पल्लव, राष्ट्रकुरु, सातवाहन, ये बहुत सारे क्या थे, ये अलग अलग तरीके से क्या थे, राजा थे, अलग अलग अपनी अपनी छोटी छोटी सल्तनत लेके बैठे हुए थे। लेकिन हर्षवर्धन जो था उस वक्त बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली सम्राट था। और इसी की डेथ के बाद या इसी की मृत्यु के बाद जो है वो 712 में आता है, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और यही वाला पीरियड होता है वो 500 से लेके 1000 ईस्वी तक, ये ईस्वी है ध्यान रखना, 712 ईस्वी। तो यहीं से पहले तो हमारे यहाँ पे ही बहुत सारी जबानें थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये भी जो है वो राइज हो रही थी। क्योंकि जो ये चेर है और चोल है, कहा जाता है कि इनके बादशाहों ने हिमालय तक अपना कब्जा किया था, ठीक है, जिसमें एक बादशाह का नाम था करिकाल, जो चोल वंश का था, चोल वंश का शासक था करिकाल। कहा जाता है कि इसने हिमालय तक जो है वो अपनी सत्ता स्थापित की थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन जब हम लोग जबान के लिहाज से इसको बात करते हैं तो उसने जो है वो जबानों में मिक्सअप कर दिया, और तमिल, तेलुगु और मलयालम सब लोग जो है वो एक दूसरे से जबान को सीखने के लिए एक दूसरे से क्या करते थे, बातें करते थे व्यापार के लिए। तो इसीलिए जब अपभ्रंश का दौर शुरू हुआ 500 से लेके 1000 ईस्वी तक, तो ये क्या होगी, अपभ्रंश जबान कहलाई। और अपभ्रंश जबान कहते हैं बिगड़ी हुई जबान को, क्योंकि इसमें प्राकृत भी थी, संस्कृत भी थी, तमिल, तेलुगु सारी चीजें आ गई, तो ये जबान क्या हो गई, बिगड़ी हुई हो गई। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं अपभ्रंश को, बिगड़ी हुई जबान। अब ये जो बिगड़ी, तो इसके भी जो है वो अलग अलग इलाके क्या कर दिए गए, तय कर दिए गए। और हमें जो पढ़ना है सूरसैनी अपभ्रंश में, जो इलाका हमें दिया गया वो हमें पढ़ना है सूरसैनी अपभ्रंश। क्योंकि हमारा ताल्लुक सिर्फ उर्दू से है, तो हम लोग सूरसैनी अपभ्रंश को ही क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि यहीं से जो है वो हमारे एग्जाम में जो है वो सवाल बनता है। अपभ्रंश का जो दौर शुरू हुआ और उसमें जो हमारे पास सबसे अहम जबान आई, वो आई हमारे पास सूरसैनी अपभ्रंश। और इसका भी इलाका कहाँ था, मथुरा में। सूरसैनी अपभ्रंश का इलाका भी मथुरा में था, और सूरसैनी का भी इलाका किस में था, मथुरा में था। अभी जब मथुरा में आई, अब मथुरा में भी जो है वो अलग अलग इलाके तय किए गए। और मथुरा में 4 जबानें जो है वो हमारे सामने आई, या हम लोग कह सकते हैं 4 बोलियां। 4 बोलियां सूरसैनी अपभ्रंश के इलाके में बोली गई, जिन्हें हम लोग कहते हैं 4 बोलियां। और यहीं से ही उर्दू की जो आगाज है, ये कह सकते हैं बुनियाद की जो बुनियाद है वो शुरू हुई। क्योंकि यहीं पर सूरसैनी अपभ्रंश में हमें एक बोली मिली जिसे हम लोग कहते हैं खड़ी बोली।
खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी। ये जो तान का मतलब होता है, तान, तान का मतलब होता है जगह, और हिंदू का मतलब होता है हिंदुओं की रहने की जगह, हिंदुओं की रहने की जगह। और मैंने कल आपको एक बात बताई थी, सिंधु, हिंदू और हिंदू, क्योंकि कुछ लोग ग्रीक वाले होते हैं, उनको जो है वो हा नहीं बोला जाता, वो सा बोलते हैं। यानी कि अगर वो हिंदू बोलेंगे तो वो हिंदू नहीं बोलेंगे, बल्कि सिंधु बोलेंगे। ये उनके यहाँ पे क्या होती है, दिक्कत होती है। और जो फारसी वाले होते हैं, वो सा को क्या बोलते हैं, हा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन और ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जो ग्रीक हैं, यानी कि जो यूनानी होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में सबसे पहले अगर कोई आया है तो एक यूनानी आया था, जिसका नाम क्या था, द अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। तो उससे हिंदू नहीं निकला, उससे सिंधु निकला। इसीलिए हमने पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता, या हम कहते हैं सिंधु नदी, क्योंकि वो क्या था, ग्रीक था, यूनान था। और फिर हम बात करते हैं फारसी वालों पे, क्योंकि हमारे यहाँ पर फारसी का गलबा ज्यादा आ गया, तो उनसे सा नहीं कहा गया। ठीक है, उससे हा कहा गया, तो इससे बन गया वो हिंदू। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा, हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुओं की जगह। अगर हम इसका एक थोड़ा सा संधि विच्छेद करें तो। आवाज आ रही है ना सबको, समझ में आया सभी को? ठीक है, ओके, चलिए। इसके बाद जब हम लोग सूरसैनी अपभ्रंश पे आते हैं, और चार बोलियों में सबसे पहली हमारी होती है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। इसके बाद दूसरी आती है हमारी राजस्थानी। क्या आती है, राजस्थानी। इसके बाद तीसरी आती है हमारी पंजाबी, पंजाबी। और चौथी आती है हमारी गुजराती, गुजराती। या हम लोग इसे कह सकते हैं पहाड़ी, क्योंकि गुजरात का आसपास का जो इलाका है वो अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। जैसे राजस्थान का कुछ इलाका ले लीजिएगा, महाराष्ट्र का कुछ इलाका ले लीजिएगा, क्योंकि पहले गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो एक ही थे। गुजरातियों को उनको जो है वो अलग कर दिया गया बाद में जाके। तो ये चार बोलियां जो है वो हमारे लिए अहम है, खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती। यही खड़ी बोली आगे चल के जदीद हिंद आरियाई में मगरिबी हिंद की बनती है। मगरिबी हिंद से मुराद होता है मगरिबी हिंद, यानी कि पश्चिमी हिंद के बारे में बात करेंगे। और वो चला जाता है जदीद हिंद आरियाई में, जिसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अभी जो है वो हम लोग अपभ्रंश, जो सूरसैनी अपभ्रंश है, उस पर गौर फिक्र करेंगे। तो हमने पढ़ा अभी तक पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, तीसरी प्राकृत में हमने अपभ्रंश पे आए। और अपभ्रंश में हमने कौन सी जबान को पढ़ा, सूरसैनी अपभ्रंश को। और उस सूरसैनी अपभ्रंश में चार बोलियां आ गई, और इलाका हो गया हमारा किसका, मथुरा का। इसी तरह से दूसरा आता है हमारा मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। इसका भी इलाका वही है जो वहां पर किसमें था, मगध का था या मागधी का था। बताइए कोई बच्चा, मगधी का क्या था? मगधी का बताइए। आप कहेंगे सर मशरकी हिंदुस्तान था। तो मशरकी हिंदुस्तान मैंने आपको बताया, बंगाल के आसपास का इलाका, बंगाल हो गया। ठीक है, तो उसी के आसपास का जो इलाका था, बंगाल, आसाम या आसामी। ठीक है, उड़िया, उड़िया। तो ये तीनों इलाके क्या कहलाए गए, मगधी अपभ्रंश के इलाके कहलाए गए। वहां हमने सिर्फ एक नाम दे दिया, मशरकी हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, उन मशरकी हिंदुस्तान की एक पर्टिकुलर जगह तय कर ली, बंगाल, आसामी और उड़िया। इसलिए डॉक्टर सुहेल बुखारी ने कहा है कि उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ से हुई है, उड़िया से हुई है। डॉक्टर सुहेल बुखारी ने, वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट
अर्धमगधी या अर्धमागधी, अर्धमगधी या अर्धमगधी। तो इसका हमने क्या कहा, हमने कहा इसका मशरिकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, मशरिकी उत्तर प्रदेश कहां से कहां तक होता है, बिहार से इलाहाबाद तक का, बिहार से इलाहाबाद, जिसे हम लोग आज के जमाने में प्रयागराज कहते हैं। तो अब हमने अर्धमगधी में उस उस मशरिकी उत्तर प्रदेश को डिफाइन कर दिया। बिहार से लेके इलाहाबाद तक का जो एरिया है वो हमें अर्धमगधी अपभ्रंश का इलाका कहलाता है, जो मशरिकी हिंदुस्तान में आता है या मशरिकी उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, इसमें भी जबानें आती हैं। अगर हम इसमें मशरिकी के हवाले से बात करें तो इसमें 3 जबानें जो है वो अहम आती हैं, जैसे अवधी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया था भोजपुरी, क्योंकि बिहार में भोजपुरी ही चलती है। तो ये किस में आ गई, ये अर्धमगधी की आ गई। तो ये हमारी तीसरी सूरसैनी अपभ्रंश की जबान हुई और उसके इलाके हुए। इसके बाद चौथा आता है हमारा महाराष्ट्र। क्या आता है, महाराष्ट्र या महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में बस एक ही जबान है और वो है मराठी। इसका इलाका ऑलरेडी तय है, महाराष्ट्र के आसपास का इलाका। और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मराठी जो है वो क्या है, मौसीकी की जबान है। मौसीकी यानी कि संगीत की जबान है, मराठी संगीत की जबान है। इसके बाद पांचवा और सूरसैनी अपभ्रंश का आखिरी, जिसे हम लोग कहते हैं प्राचड़, प्राचड़ या इसका दूसरा नाम है केकई, केकई, प्राचड़ या केकई। ये वही इलाका है हमारा सिंध का इलाका। किसका इलाका, सिंध का इलाका, जिसे हम लोग प्राकृत दौर में हमने इसे नाम दिया था पिशाची का, लेकिन जब हम लोग इसे अपभ्रंश में पढ़ते हैं तब हम लोग इसका नाम करते हैं प्राचड़ या केकई। जबान वही है, सिंध में जो बोली जाती है, पंजाब में जो बोली जाती है, जिसे आप लोग, वहां पर हमने पंजाबी की बात की थी, यहां पर सूरसैनी अपभ्रंश में प्राचड़ में या केकई के पार्ट वाले में हम लोग इसका नाम कर देते हैं लहिंदा। ये भी पंजाबी का ही एक हिस्सा होता है। जब हम लोग जदीद हिंद आर्याई में पहुंच जाएंगे तब पता चलेगा कि लिहिंदा जो है वो पंजाब में किस जगह बोली जाती है और पंजाबी जो है वो किस जगह बोली जाती है, या सिंधी जो है वो किस इलाके में बोली जाती है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये जो प्राकृत वाला दौर है और अपभ्रंश वाला दौर है वो क्या होता है, अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। ठीक है, और ये जो दूसरा दौर है आपका अहद वुस्ता का, वो खत्म होता है। इसे आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और इससे जो है वो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पे हमसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। शाहिद, महजबीन, नाजिया, सना, महमूद अली, सबा, फरहा, और भी जितने बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स आपके काफी ऊपर तक जा रहे हैं। हाँ, इसे रिवाइज करके इसी से आप लोग नोट्स बना लेना बेटा। महमूद अली। हाँ बेटा, हमारी तरफ से भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही, कल मुलाकात होगी आपसे।